नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्योंकि इसके पहले हम विशेषण पढ़ा चुके हैं, उस पर हम 100 क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो आशा करती हूँ सब लोग पढ़े होंगे और समझ में आ गया होगा। तो आज हम अगला टॉपिक लेते हैं क्रिया। तो देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? हम जो है व्याकरण में लगातार जो है हर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस पर क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं क्रम से तो आप लोगों का परीक्षा में अच्छा स्कोर बनेगा। तो चलिए आज क्रिया देखते हैं। जिस शब्द क्रिया कहते किसे हैं, पहले हमें ये जानना होगा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब करना। किसी शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। विकारी, विकार का मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः इसके रूप, लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार है। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो क्रिया कैसा है? विकार्य। क्रिया ही नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सब कैसे हैं? विकारी हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन किया जाता है शब्दों में, चाहे जैसे मात्रा लगा दो, चाहे जिसके साथ प्रयोग कर दो, लेकिन जो अविकारी होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इनके रूप, लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार बदलते क्रिया के रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु। अब इसकी पहचान क्या है? देखिए, इसकी पहचान धातु के अंत में न जोड़ने से होती है। जैसे राधा गीत गा रही है। अब गाना, गाना हो जाएगा, गाना क्या हो जाएगा? क्रिया। क्रिया की पहचान जैसे राधा गीत गा रही है, वो काम कर रही है, गाना गा रही है ना, तो एक क्रिया है। काम कर रही है, वो हंस रही है। इसमें क्रिया हमें जानना है। तो सामान्य रूप की क्रिया है, जिसमें ना लग जाए वो सामान्य रूप की क्रिया है। तो जैसे गा में ना लग गया तो क्या हो गया? अगर इनका सामान्य रूप क्या होगा? ना लगेगा तो सामान्य क्रिया में गिना जाएगा। सामान्य रूप क्रिया, जैसे खा में ना लग गया, खाना हो गया। जैसे गा में लग गया तो गाना हो गया। ठीक है, तो इस तरह। अब क्रिया के भेद देखिए, इनका सामान्य रूप क्या होगा? जैसे गा में ना लग गया, गाना। हंस में ना, हंसना। खा में ना, खाना। तो ये सब क्या है? सामान्य क्रिया। अब क्रिया के हम भेद देख लेते हैं। क्योंकि क्रिया का को जो है अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानना होता है। ये क्वेश्चन आते हैं हम लोगों से, जब हम उसके रूल्स नहीं समझे रहते हैं तो क्या होता है कि हम उस पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आवाज़ के बाद आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसमें 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं परीक्षाओं में। तो आज के बाद आप लोगों का 2 जो है नंबर पक्का है। तो चलिए देखते हैं। क्रिया के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: कर्म के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। कर्म के आधार पर, प्रयोग या चाहे प्रयोग का हो या रचना का हो, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। सबसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 3। कर्म के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब कर्म के आधार पर हम क्रिया देखते हैं। हाँ, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 हैं। आकर्मक और सकर्मक। ठीक? और अकर्मक, सकर्मक के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, 2 भेद होते हैं। अब अकर्मक किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता बल्कि कर्ता पर पड़ता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हँसना, रोना। जो काम आदमी खुद करे, की पॉइंट समझ लीजिए, जो आदमी जो कार्य खुद करे, जैसे हंस रहा है, रो रहा है, सो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उड़ रहा है, ये सब काम जब आदमी खुद करता है तो कैसी क्रिया होती है? आकर्मक होती है। की पॉइंट आप समझ लीजिए, जो आदमी खुद अपना काम, खुद काम कर रहा है वो क्या है?
क्रिया है। आकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। अब हम आ गए आकर्मक क्रिया, कितने भेद होते हैं? 3। अब कैसे? अवस्था बोधक आकर्मक क्रिया, गत्यर्थक अवस्था बोधक मतलब जो स्थिर है, और गत्यर्थक आकर्मक क्रिया यानी चालक, यानी अपूर्ण आकर्मक जो पूरी नहीं है। अब तो अकर्मक क्रिया के कितने होते हैं? अवस्था बोधक, गत्यर्थक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब जैसे अवस्था बोधक है, स्थिरतक अकर्मक क्रिया, ये कर्म से रहित अकर्मक क्रिया अपने आप में पूर्ण, अर्थात इनके पूरक की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें पूरक की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये सारे काम खुद कर लेते हैं। ये क्रियाएं कर्ता की अवस्था, दशा, स्थिति का बोधक होती हैं। अवस्था, दशा, स्थिति का बोधक होते हैं। जैसे रोना, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं, आदमी खुद कर ले रहा है। सोना, आदमी खुद सो रहा है। जो काम खुद होता है, किसी की आवश्यकता, किसी की इसमें पूरक की आवश्यकता नहीं होती। ये अवस्था, दशा, स्थिति का बोध करा। जैसे हँसना, आदमी खुद हँस रहा है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो अवस्था बोधक या स्थिरतक यानी पूर्ण अकर्मक क्रियाएँ होती हैं, जो खुद होती हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, तो ये रोने की स्थिति है। इसमें स्थिति का बोधक कराना, रो रहा है, हँस रहा है, ये स्थिति बोधक का ज्ञान करा रहा है। बालिका अपने कमरे में सो रही है, ये अवस्था बोधक है। सोना क्या है? अवस्था है। स्थिति क्या है? हँसना, लोग उस पर हँस रहे हैं, हँसने की स्थिति। लोग उस पर हँस रहे हैं, हँसने की स्थिति है। हँसना, रोना ये सब स्थिति है, और सोना क्या है? अवस्था है। ठीक? कभी-कभी इसमें भी जैसे जो है सही गलत जो आता है ना, सही गलत करने वाला, तो उसमें भी अवस्था और स्थिति ऐसे दे दी जाती है, तो उसमें हमारा जो है गलत हो जाता है, जो शुद्ध आता है, शुद्ध करने के लिए। तो सोना अवस्था है, बाकी हँसना, रोना ये सब क्या है? स्थिति है। अब गत्यर्थक पूर्ण क्रिया, ऐसी अकर्मक क्रियाएँ जिनमें कर्ता क्रियाशील रहता है, इन्हें पूरक की आवश्यकता नहीं होती। इनको भी पूरक की आवश्यकता नहीं होती है, गत्यर्थक में। ये जो है देखिए, ये अवस्था बोधक थे, स्थिरतक यानी स्थिर थे, और ये गत्यर्थक ये जो है कैसे हैं? क्रियाशील है। अब क्रियाशील कैसे हैं? इन्हें भी किसी की पूरक की आवश्यकता नहीं है। ये भी क्या है? आकर्मक। इसमें जैसे देखिए दौड़ना, भागना, किसी की ज़रूरत नहीं, खुद आदमी भाग रहा है, गिरना, गिर गया, चलना, तैरना, गत्यर्थ, ये जिसमें क्रियाशील रहता है आदमी, तो ये गत्यर्थक, ये भी क्या है? आकर्मक क्रिया है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, मछलियाँ जल में तैर रही हैं, अपने आप काम कर रही हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। ठीक? तो जो काम खुद आदमी कर रहा है, किसी की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें अकर्मक होता है। ठीक? पूर्ण अकर्मक। अब आ गए हम अपूर्ण अकर्मक, वो तो पूर्ण था दोनों, स्थिरतक और गत्यर्थक। अब आ गए अपूर्ण अकर्मक। अब जैसे ये क्रियाएँ वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर पूर्ण रूप व्यक्त नहीं कर पाती, अतः पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जैसे होना, बनना, निकलना आदि। मोहन बेईमान निकला, ये क्रियाएँ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण रूप व्यक्त नहीं कर पाती, अतः पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मोहन बेईमान निकला, बच्चा बीमार है, श्याम ईमानदार है, तो इसमें जो है ये अपूर्ण है। देखिए, मोहन बेईमान निकला, बच्चा बीमार है, श्याम ईमानदार है, तो ये अपना पूर्ण रूप नहीं व्यक्त कर पा रही हैं, अतः पूरक की आवश्यकता पड़ती है, अतः पूरक की आवश्यकता पड़ती है। यदि इन वाक्यों में बेईमान, बीमार, ईमानदार आदि पूरक शब्दों का प्रयोग न किया जाए, तो वाक्य अपूर्ण होगा। जैसे श्याम लगा, अपूर्ण है, श्याम ईमानदार लगा, पूरा हो गया। पूरक के स्थान पर प्रायः संज्ञा या विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आकर्मक क्रिया, जो जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती हैं और कर्म के अभाव उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वो सकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं। जो क्रियाएँ कर्म की अपेक्षा रखती हैं और कर्म के अभाव अथवा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, सकर्मक क्रिया के जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना,
यानी जो कर्म किए पे जो बिना मतलब कर्म के अधूरी है, उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वो सकर्मक क्रियाएँ होती हैं। जैसे सकर्मक क्रिया के 3 भेद हुए। कौन-कौन से? पूर्ण एक कर्मक यानी कि सकर्मक, ऐसी सकर्मक क्रियाएँ जिसमें एक कर्म के साथ अर्थ है, यानी एक कर्मक अगर पूछा जाए तो उसमें एक कर्म रहेगा। जैसे राधा गाना गा रही है, तो गाना क्या है? कर्म है, एक कर्म है। मालती पत्र लिखा है, तो माल पत्र क्या है? एक कर्म है, तो ये एक कर्मक है, पूर्ण क्रिया। बालक कहानी लिख रहा है, तो एक कर्म है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया पर क्या के उत्तर से प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। इसमें कह रहा है कि अगर आप क्या से उत्तर करेंगे, यानी क्या प्रश्न करके, जैसे राधा क्या कर रही है? तो राधा गाना गा रही है, तो हमें कर्म मिल गया। वही कह रहा है कि आपको प्रत्यक्ष कर्म मिल जाएगा। जैसे मालती क्या लिख रही है? तो मालती मतलब मालती ने क्या लिखा? तो मालती ने क्या लिखा? पत्र लिखा, कर्म आपको मिल गया। बालक क्या लिख रहा है? बालक कहानी लिख रहा है। अगर आप क्या करके प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा, वही सकर्मक क्रिया होगी। ठीक? ये थे पूर्ण एक कर्म। इसमें एक कर्म, जिसमें एक कर्म होगा वो सकर्मक, एक पूर्ण एक कर्म होगा। जिसमें 2 कर्म होगा, जैसे पूर्ण द्विकर्मक। ऐसी सकर्मक क्रियाएँ जो 2 कर्म के साथ अर्थ प्रकट करती हैं। जिसमें 2 कर्म, जैसे श्याम ने मोहन को पत्र लिखा, तो देखिए पत्र तो कर्म हो गया, लेकिन श्याम ने मोहन, इसमें देखिए 2 मतलब द्विकर्मक हैं। मैंने उमेश, देखिए 2 लोगों की बात है, जहाँ 2 लोगों की बात है, मैंने उमेश को पत्र दिया, देखिए 2 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रीति ने मुझे, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक? तो जहाँ 2 लोग इन्वॉल्व होंगे काम करने में, वहाँ पूर्ण द्विकर्मक क्रिया सकर्मक होगी, ठीक? उसके बाद है उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया पर क्या के उत्तर में प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष और किसको के उत्तर में अप्रत्यक्ष कर्म होता है। यानी क्या करने पर जो उत्तर होगा वो प्रत्यक्ष होगा, और किसको दी? उमेश को दी, वो अप्रत्यक्ष कर्म होगा, ठीक? तो ये जो है ये हुई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण सकर्मक। जो क्रियाएँ कर्म के होने के बावजूद पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ रहती हैं, हम ऊपर तो देखे पूर्ण सकर्मक क्रिया, अब आ गई अपूर्ण। जैसे रंगना, समझना, चुनना, मानना, बनाना। जैसे मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। अब किसे मान रहे हो पता नहीं, वह अजय को बुद्धिमान समझता है, ये अपूर्ण है। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, तो ये काम हो रहा है, तो ये अपूर्ण है, ठीक? जैसे मैं उसे अपना भाई मानता हूँ, वो बुद्धिमान समझता है लेकिन समझ नहीं लिया है। जैसे पूर्ण काम नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। अब आ गए हम प्रयोग और रचना के आधार पर। तो प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 7। कितने हैं? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधात क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अब प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो कितने भेद हैं? 7। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। अब सामान्य क्रिया देखिए, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वो सामान्य क्रिया कहलाता है। जहाँ केवल एक क्रिया का, जैसे बालक रोता है, एक क्रिया है वो सामान्य क्रिया है। संदीप पढ़ता है, सामान्य क्रिया है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सब लोग जानते होंगे। वाक्य में मूल क्रिया को पूर्ण रूप जो प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? सहायक क्रिया। जैसे मोहन खाना खाता है, तो ये है लग गया ना, ये पूर्ण बता रहा है। ये इसलिए ये जो है इसकी क्या है? सहायक क्रिया है। राधा खेलने जाती है, क्या है? सहायक क्रिया है। पूर्ण रूप जो प्रदान करता है, पूर्ण विराम लग गया, थी, तो ये जो पूर्ण रूप प्रदान करता है वो क्या है? सहायक क्रिया है, ठीक? जो कुल मिला के की पॉइंट जो लास्ट में लगेगा, है, था, थी, थे, ये सब क्या है? पूर्ण क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? रचना बना उसके आधार, रचना जो है या प्रयोग के आधार पर कितनी क्रिया हैं? 7। संयुक्त क्रिया वे क्रियाएँ जो दो क्रियाओं के योग से निर्मित होकर ही क्रिया का काम करें, वो संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। जैसे रोहित महाभारत पढ़ने लगा। माताजी ने खाना बना लिया,
वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से निर्मित होकर एक ही क्रिया का काम करे वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रोहित महाभारत पढ़ने लगा। अब क्रिया दो हम कैसे पहचानेंगे संयुक्त क्रिया? देखिए, पढ़ना भी क्रिया है, लगा भी क्रिया है, ठीक। वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से निर्मित होकर ही क्रिया का काम करे वो संयुक्त क्रिया। अब दो क्रिया कौन सी है? पढ़ना भी क्रिया है, लगा भी है। देखिए, बना भी क्रिया है और लिया भी है, खाना कर्म है, ठीक। तो ये दोनों क्रिया है, दो संयुक्त क्रिया। अब हम आ गए नाम धातु क्रिया पर। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु कहलाते हैं। अब नाम धातु किसे कहते हैं? जैसे बतियाना क्रिया है, ठीक, उसमें जिसे नाम धातु क्रिया कहलाती है। कैसे? राधा बहुत बतियाती है। मेहमान के लिए चाय बनाओ, तो जैसे जैसे बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना, इस तरह उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। चमक से चमकना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, गुस्सा से गुस्सा। जैसे जिस शब्द से जो बनाया जाता है, जैसे लाज से लजाना हो गया, गर्म करना जो है, तो ये नाम धातु। गर्म करना क्रिया है, गर्म से गरमाना हो गया, तो ये क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। वही क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके अन्य से करवाता है, वो कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। जैसे आदमी खुद कोई कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, देखिए ये कार्य किसी से करवाया जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई कार्य किसी से करवाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, अब इसमें पत्र लिखवा रहा है, तो ये कैसा है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब पूर्णकालिक क्रिया देखिए, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब पूर्वकालिक का मतलब जैसे एक कार्य करके दूसरा कर रहा है, ठीक। पूर्वकालिक, एक कार्य पहले कर दिया है उसके बाद दूसरा कार्य कर रहा है। जैसे वो खेल कर घर आ गया, तो पहले उसने खेला उसके बाद वो घर आया, पहले वह खेला उसके बाद आया। तो अगर इस तरह कहा जा रहा है तो पहली क्रिया हो चुकी है, वह खेल कर, फिर दूसरी क्रिया है घर आया, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। जैसे बच्चा सोकर उठ गया, इसमें दो क्रिया, एक सोना क्रिया एक उठना क्रिया है। तो बच्चा सोकर पहले कर दिया काम, सोकर यानी सो गया उसके बाद उठाया। तो जो कार्य, जैसे एक क्रिया पहले हो चुकी है दूसरी फिर हो रही है, तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। उसके बाद है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण करना, जैसे किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भिनभिनाना, थरथराना, सनसनाना, थपथपाना आदि। जैसे भिनभिनाना, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं ना, तो आदमी जो है अनुकरण करता ना, भिनभिनाना, वो अपनी आवाज़ छोड़ रही लेकिन आदमी कह रहा है भिनभिनाना। थरथर काँपने से बना थरथराना, सनसनाना, थपथपाना से बना थपथपाना आदि। तो ये अनुकरणात्मक क्रिया है। अब अर्थ के आधार पर देख लीजिए, 3 भागों में बाँटा गया था ना। अब अर्थ के आधार पर, एक क्रिया के आधार पर, अब उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने हैं? अर्थ के आधार पर कितने हैं? 10। अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 10 हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, इच्छा बोधक, ये सब अर्थ के आधार पर है। अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, शक्ति बोधक, अभ्यास बोधक, पुनरुक्त बोधक, निश्चय बोधक। हमें इनको भी याद करना है क्योंकि कभी कभी दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए गए विकल्प में और फिर कह दिया जाएगा कि इसमें अर्थ के आधार पर कौन सी क्रिया नहीं है या अर्थ के आधार पर कितनी क्रियाएं हैं। तो हमें इनको भी ध्यान में रखना, इनको हमें याद कर लेना, ठीक। आरंभ बोधक, अवकाश, आरंभ, अवकाश, समाप्ति, इच्छा, अनुमति, नित्यता, शक्ति बोधक, अभ्यास बोधक, पुनरुक्त बोधक, निश्चय बोधक, ठीक। तो अर्थ के आधार पर कितनी क्रियाएं हैं? 10। अब आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया,
जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है। आरंभ बोधक कैसे हम पहचानेंगे? तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। रामू के घर से निकलते ही बरसात होने लगी, राधा खेलने लगी। यानी जिन संयुक्त क्रिया से पहले पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रामू के घर से निकलते ही बरसात होने लगी, राधा खेलने लगी। ये कार्य जैसे आरंभ हो गया, यानी कार्य शुरू हो गया, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया बोधक क्रिया होगी। अवकाश बोधक बोधक किसे कहते हैं? जिन संयुक्त क्रिया से किसी वाक्य में क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए, उसे क्या कहा जाता है? अवकाश बोधक। जिन संयुक्त क्रिया से किसी वाक्य में क्रिया को निष्पन्न यानी कि संपन्न कराने अवकाश कराकर अवकाश का बोध कराया जाए, वहाँ अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रोहित बड़ी मुश्किल से सो पाया, यानी कार्य निष्पन्न हो गया, कहने का मतलब कार्य पूर्ण हो गया। तो रोहित बड़ी मुश्किल से सो पाया, सोना क्रिया है, कार्य पूर्ण हो गया, ठीक। तो वहाँ अवकाश बोधक यानी कि बड़ी मुश्किल से सो गया, काम खत्म। कहने का मतलब किसी क्रिया को निष्पन्न कराने के लिए अवकाश का बोध, कहने का मतलब ये काम हो गया, हम खाली हो गए, कहने का मतलब। तो वहाँ से अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है। समाप्ति बोधक, जिन संयुक्त क्रिया के समापन का पता चलता है उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अजय ने पुस्तक पढ़ ली है, बच्चे सो चुके हैं। जिन संयुक्त क्रिया के समापन का पता चलता है उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जिसमें समाप्ति का पता चलता है, जैसे अजय ने पुस्तक पढ़ ली है, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर चुका है, यानी उनका काम हो गया है, तो समाप्ति बोधक। बच्चे सो चुके हैं, तो ये समाप्ति बोधक हो गया, ठीक। जहाँ कार्य समाप्त होने का जो है समाप्त होने का पता चले, समापन का पता चले, वहाँ समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से क्रियाओं के करने की इच्छा का पता चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे मैं घर आना देखो चाहना क्रिया है ना, तो ये इच्छा बोधक हो गया। क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, देखो चाहना यहाँ क्या है? क्रिया। जहाँ चाह व्यक्त की जाए वहाँ क्या होगा? इच्छा बोधक, ठीक। अनुमति बोधक, जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को अनुमति दिए जाने का पता चले वहाँ अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को अनुमति दिए जाने का पता चलता हो उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ अनुमति दी जाए, ठीक, वहाँ अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मुझे पढ़ने दो, अनुमति दी जा रही है ना, मुझे पढ़ने दो। मुझे खेलने दो। अब नित्यता बोधक में क्या होता है? जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया के नित्यता का बोध हो वहाँ नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, ये नित्य कार्य, मतलब जो शाश्वत जैसे काम है जो बंद ही नहीं हो रहा है। जैसे नदी बह रही है, इसका बहना बंद नहीं हो रहा, नित्य है। रेलगाड़ी चल रही है, नित्य है। ये सब नित्यता बोधक क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। देखिए अब संयुक्त कैसे है? बहना क्रिया है, रही है, चल रही, ये संयुक्त है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया की शक्ति दिखाने का पता चलता है वहाँ शक्ति बोधक हो। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, देखो सकना शक्ति बता रहा है ना। मैं जहाज उड़ा सकता हूँ, सकना क्रिया है ना, तो यहाँ अपना शक्ति बता रहा है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो जहाँ सकना क्रिया है वहाँ पर शक्ति बोधक होगा, जहाँ ये बताए मैं ये कार्य कर सकता हूँ। अभ्यास बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से क्रिया के अभ्यास का पता चले उन्हें अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब अभ्यास बोधक कैसे? उदाहरण हम देखकर पता कर पाएंगे। जैसे है तुम हमेशा पढ़ा करते हो। अभ्यास करना मतलब हमेशा जो कार्य किया जा रहा है वो अभ्यास ही तो कर रहा है, तो अभ्यास बोधक क्रिया है। नितेश डायरी लिखा करता है, जो कार्य आदमी किया करता है उससे क्या होता है? अभ्यास ही होता है, ठीक। तो वहाँ अभ्यास बोधक होगा। पुनरुक्त बोधक, जब दो समान ध्वनि क्रिया के जुड़ने का पता चलता है तो उसे पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे
खेला कूदा, ये पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया है, क्योंकि खेलना कूदना एक ही बात है, दौड़ना भागना एक ही बात है। जहाँ दो समान ध्वनि वाली क्रिया के जुड़ने का पता चलता हो वहाँ पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होगी। तो खेलना कूदना एक ही बात है, दौड़ना भागना एक ही बात है। तो ये क्या है? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। अब निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया जिन संयुक्त क्रियाओं से मुख्य क्रिया के व्यवहार की निश्चितता का पता चले वहाँ निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं। जैसे प्रदीप बीच में ही बोल उठा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, यानी कि वो कह रहा है, मतलब क्लियर कर रहा है कि मैं मार दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? निश्चयता का बोध। जैसे मैं ये काम कर दूंगा, तो वहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? निश्चयता का बोध हो रहा है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगी। हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप पहले इतना पढ़िएगा, उसके बाद हम इस पर कल क्वेश्चन लेके आएंगे। तो और सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के होंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की मतलब आते ही रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलिए आज इतना ही। शुभ संध्या, धन्यवाद।